Hello everyone. So good morning. Continuing ahead from the topic number 4 which we were last taking. So today is the chapter 1, topic number 5 and 6, class 12th history. Okay. So I hope you are doing all of you are doing your homework. Continuing ahead, let's taking on the craft production. लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि किस तरह से डिफरेंट टाइप के ऑर्नामेंट्स बनाए जा रहे थे, कि डिफरेंट टाइप के स्किल सेट्स को यूज़ करके अलग अलग तरीके के स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट का प्रोडक्शन किया जा रहा था। आज हमें उन्हें डिटेल में देखना है। तो देयर इज़ अ सिटी, देयर इज़ अ सेटलमेंट इन द होल इंडस वैली सिविलाइजेशन व्हिच इज चंदूदाड़. This is the most important settlement in the Indus Valley civilization. Why? Because in all over the civilization, that's the one settlement which was specifically used for the construction and the making and the production of the craft. Artisans यहाँ पर रहते थे, स्पेसिफिक स्किल सेट के लोग यहाँ पर प्रेजेंट रहते थे, वो डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स बनाते थे। एक तरीके से एक बिजनेस टाउन था, एक स्पेसिफिक टाउन था। जैसे आज अगर हम बात करें कि आपको पूरे इंडिया में सबसे बढ़िया हीरे का व्यापार, हीरे का काम सबसे बढ़िया कहाँ होता दिखेगा, तो कोई भी बताएगा कि सूरत चले जाओ, वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि सूरत में एक इंडस्ट्री है, पूरे हीरा व्यापारियों की इंडस्ट्री है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हीरे से जुड़ा हुआ ट्रेड करते हैं, उससे जुड़ा हुआ स्पेशलाइजेशन वहाँ पर का काम आपको मिलता है। ठीक है, तो ठीक वैसे ही क्राफ्ट से रिलेटेड, आर्टिजन से रिलेटेड जितने भी स्किलफुल वर्क्स थे उनके लिए चंदूदाड़ो वाज द वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीवन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द अदर्स एज वेल। सो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है। पहली चीज़ तो ये क्लियर है, ठीक है, क्यों है, किस तरह से, क्यों इम्पोर्टेंट है ये सिटी, हमने आपको बता दी। स्पेशलाइजेशन का मतलब यही है कि भैया यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप के डिटेलिंग के काम होते थे, क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो अगर किसी को मोतियों की माला चाहिए या कोई स्टेटाइट का बना हुआ सुंदर सा माणिक का पत्थर या रिंग या ऐसी कोई चीज़ चाहिए, तो बेस्ट प्रोडक्ट अगर कहीं पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलेगा तो वो चंदूदाड़ो। क्लियर, अंडरस्टूड। मूविंग अहेड, अब think about yourself as a archaeologist, as a excavator who is doing research on the Indus Valley civilization. आप किस तरह से पूरी इलाके की, इतने बड़े सिविलाइजेशन के इतने बड़े इलाके में एक्सकवेशन कर रहे हो। बहुत सारी चीज़ें बाहर निकलेंगी, कभी गांव कोई निकलेगा, कभी कोई शहर निकलेगा, कभी कुछ निकलेगा, कभी कुछ निकलेगा। आप आइडेंटिफाई किस तरह से करोगे कि कोई एक पर्टिकुलर सेटलमेंट जो कि अनर्थ हो रहा है, जो कि बाहर आ रहा है, ये क्राफ्ट टाउन है, ये आइडेंटिफाई कैसे करोगे? वो कोई विलेज भी हो सकता है, ठीक है, कोई टाउन भी हो सकता है, तो आपको तो पता नहीं है ना, आप उस समय तो वहाँ थे नहीं। आज तो सब चीज़ें एक जैसी ही हैं, लेकिन कैसे पता करेंगे कि जो चीज़ बाहर निकली है वो क्राफ्ट टाउन ही था, वहाँ पर फलाने XYZ स्पेशलाइजेशन का ही काम होता था, ये हम कैसे पता करेंगे? तो इन रिगार्डिंग टू क्राफ्ट टाउन्स हम इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं? सोच के देखो, जरा इमेजिन करके देखो। आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हो, एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लेते हैं धनबाद की, ठीक है। इंडिया में धनबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोयला और कोल से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की बड़ी ज़बरदस्त इंडस्ट्री है, ठीक है। तो दी मोस्ट एबंडेंट वेस्ट मटेरियल आपको किस प्रोडक्ट से निकला हुआ मिलेगा? आप वहाँ पर आएंगे, जाएंगे और तमाम तरीके के वेस्ट मटेरियल निकलते दिखते हैं, शहर से बाहर फेंके जाते हैं, सफाई होती है जब तो आपको गलियों में डले मिल जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा एबंडेंट वहाँ क्या मिलता है? कोयला, कोल। क्यों? क्योंकि वहाँ इंडस्ट्री ही कोयले की, तो कोयले की इंडस्ट्री है तो वेस्ट प्रोडक्ट भी कोयला ही बनेगा। ठीक वैसे ही आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई एक्सकेवेशन किया और कोई टाउन बाहर आपको मिला इंडस्ट्रियल एक्सकेवेशन के टाइम पर, और उसमें हमें वहाँ के वेस्ट मटेरियल्स में क्या क्या मिलता है, तो अगर हमें उस किसी टाउन के वेस्ट मटेरियल्स में हमें डिफरेंट टाइप के रत्न मिलते हैं, माणिक मिलते हैं और इस तरीके की स्पेसिफिक या कॉस्टली या एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं, यूनिक चीज़ें मिलती हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर एक इंडस्ट्री रही होगी
जो कि इनको यूज़ करके डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स बना रही होगी, और उनसे कुछ वेस्टेज जो हो गया वो हमें यहाँ पर डला रही है। इसीलिए ये जो टाउन है पर्टिकुलर, ये कोई क्राफ्ट टाउन रहा होगा। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? क्लियर? नेक्स्ट मूविंग है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ में नहीं आती, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो बेझिझक आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैक्सिमम 24 आवर्स में आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो मूविंग हेड, अब चंदुदारो या पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो क्राफ्ट वर्क होता था, तो उसमें कौन कौन से स्टोन्स का, कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ किया जाता था, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये सीधा सीधा इससे क्वेश्चन बन सकता है। आपकी अपनी बुक देखेंगे तो आपको टॉपिक नंबर 5.1 एंड 5.2 में ये डिटेल पूरी मिल जाएगी, और इन सब के नाम आपको पता होना चाहिए। ऑड वन आउट करके ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से सबसे फेमस है? एक तो कार्नेलियन है, दूसरा स्टेटाइट है। ठीक है, कार्नेलियन फेमस क्यों है? तो मिट्टी, ठीक है, और उसको पका के, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइप की उस इलाके में मिट्टी मिलती थी, जिसको अगर गर्म किया जाए तो वो एक सुनहरा लाल रंग बनाती थी। ठीक है, तो इससे बने हुए अगर कोई माड़े की या कोई डिज़ाइन या सिलेंड्रिकल शेप में आपने कोई एक बढ़िया सी डिज़ाइन बनाई या कोई मटेरियल क्रिएट किया, ठीक है, जिसको कि आपको माला में पिरोना है, ठीक है, और उसको अगर आप गर्म करेंगे तो फिर वो एक सुनहरा सा लाल रंग छोड़ेगा। ठीक है, एकदम सुनहरा लाल हो जाता है, तो इसीलिए देखने में बड़ा सुंदर लगता है, खूबसूरत लगता है। तो इसीलिए इसको जो है इसको कार्नेलियन बोलते हैं, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसकी सुंदरता की वजह से। ठीक है, तो ये हमें काफ़ी अबेंडेंट मिलता था, उसका यूज़ किया जाता था। इसके अलावा जैस्पर करके जो है मटेरियल होता है, उसका यूज़ किया जाता था, क्वार्ट्ज का यूज़ किया जाता था, गोल्ड यूज़ किया जाता था थोड़ी मात्रा में, कॉपर यूज़ किया जाता था। ठीक है, सिल्वर का हमें कोई डिस्क्रिप्शन कहीं नहीं मिलता है। स्टेटाइट मिलता था। स्टेटाइट क्या होता है? ये बड़ा ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, बहुत सॉफ्ट, तो इसीलिए इसको जनरली मोहर बनाने में, सील बनाने में यूज़ किया जाता था। ठीक है, आगे इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा जब हम टॉपिक नंबर 7 पढ़ रहे हैं। इसके अलावा टेराकोटा और बर्ड क्ले भी यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ये जो मटेरियल्स हैं ये कहाँ से आते थे। तो देखो, हर तरीके का ये जो मटेरियल जो भी है, चाहे वो कार्नेलियन हो, चाहे स्टेटाइट हो, चाहे टेराकोटा हो, जैस्पर हो, कोई भी मटेरियल हो, इन सबके डिफरेंट डेजिग्नेटेड ओरिजिन प्लेस हैं। जैसे कि अभी हम बात करें कि भाई हमें कोल चाहिए या हमें बॉक्साइट चाहिए, तो क्या उरई में आप माइनिंग करना शुरू कर दो या कहीं भी उठा के माइनिंग करना शुरू कर दो तो एक ही जगह से क्या बॉक्साइट, कोयला और सारी चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो फिर कैसे काम होता है? तो हर जगह पर स्पेसिफिक माइनिंग साइट से, जहाँ से स्पेसिफिक टाइप का मटेरियल जो है क्या आता है, बाहर आता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हर एक के अपने अपने, जैसे फॉर एग्जांपल राजस्थान से आपको कॉपर मिल जाएगा, गोल्ड चाहिए तो आपको साउथ इंडिया के इलाकों से लेना पड़ेगा। तो ये इनकी स्पेसिफिक जगह थी और वहाँ से ये ओरिजिनेटेड होते थे। ठीक है, और प्रोक्योरमेंट इनका कैसे किया जाता था? डिफरेंट टाइप की ट्रेडिंग यूनिट्स होती थी, ट्रेडर्स होते थे, बिजनेस पर्सन्स होते थे, जो कि इम्पॉर्टेंट और महंगे और कॉस्टली एक्सपेंसिव मटेरियल्स की तलाश में दूर दूर तक ट्रैवल किया करते थे, बिजनेस किया करते थे, और उनको जो है प्रोक्योर करके इंडस वैली सिविलाइजेशन के जम्मू दाड़ो जैसे और भी जो भी डिफरेंट टाउन्स रहे होंगे, क्राफ्ट टाउन्स रहे होंगे, और लोथल जैसे बिजनेस टाउन्स, पोर्ट सिटीज़ जो रही हैं, वहाँ पर लेके आते थे और उनकी ट्रेडिंग किया करते थे, और इस तरह से इसका प्रोक्योरमेंट होता था। ठीक, नेक्स्ट क्लियर। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कि लाना और ले जाना किस तरह से किया जाता था। तो जनरली लैंड रूट का ही यूज़ किया जाता था। जैसे कि आपको कर्नाटक से गोल्ड लेके आना है तो लैंड रूट के थ्रू गुजरात होते हुए आप राजस्थान क्रॉस करके इंडस वैली में पहुँचते थे, और इस तरह से इसका ट्रांसपोर्टेशन होता था। लेकिन सारी चीज़ें सिर्फ लैंड रूट से ही नहीं लाई जा सकती थे। जैसे आगे हम बात करेंगे, क्रॉस सिविलाइजेशनल जो ट्रेडिंग होती थी वो सी रूट्स के थ्रू भी होती थी। आगे हम उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शेप्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस मटेरियल। तो किस तरीके की शेप्स बनती थी?
इमेजिन करके देखो, सोच के देखो, आप किसी भी तरीके की शेप जो है इस्तेमाल यहाँ पर की जा सकती है। और सिलेंड्रिकल शेप, राउंड शेप, ओवल शेप और स्क्वायर शेप और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप्स में इनको जो है क्राफ्ट किया जाता था, इनको शार्प किया जाता था, इनका जो है कंस्ट्रक्शन किया जाता था और इससे जो है उनका निर्माण किया जाता है। टेक्निक्स में जैसे बहुत सारी टेक्निक्स हैं उन्हें बनाने की, ठीक है। आप उसमें पिन होल करके कार्नियन के बीड्स बना सकते थे, सिलेंड्रिकल शेप के बीड्स बना के उनमें होल करके उनके थ्रू तार पिरो के और बढ़िया सुंदर सी एक माला बना सकते थे। इस तरह से भी ये काम किया जा सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया, समझ में आया, अंडरस्टूड। आगे बढ़ें, मूविंग है। अब इसके अलावा और कौन कौन से क्राफ्ट फॉर्म्स हैं, तो ये आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। कि चन्नू दाड़ों के अलावा क्या हमें पता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में और भी क्राफ्ट फॉर्म्स रहे हैं, तो ये आपको जो है पता करना है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो चीज़ें बना रहे हैं, जो क्राफ्ट बना रहे हैं, जो आर्टिजन्स काम करके जो चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनको प्रोड्यूस करने के लिए ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से लाते थे, तो जैसे मैंने बताया शुरू से भाई, कर्नाटक से आता था गोल्ड, राजस्थान से आता था कॉपर, भरूच से आपका क्या आता था कार्नेलियन, ओमान से आता था कॉपर, ठीक है। ओमानी कॉपर के बारे में आगे और हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस एंड स्पेशलिटी ऑफ ओमानी कॉपर, ठीक है। इसको अभी लेंगे हम आगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी वर्ल्ड में, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी वर्ल्ड में, क्या वर्ल्ड में और भी कहीं कहीं सिविलाइजेशंस थी इसके अलावा, तो जी हाँ जी बिल्कुल थी। आपकी मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन थी, ये जैसे ये आपके इंडिया एंड पाकिस्तान के एरिया में थी, तो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन आपके ईरान एंड इराक के एरिया में थी, ठीक। क्लियर हो गया। इसके अलावा इजिप्शियंस, ठीक है, ऑब्वियसली इजिप्ट में थी नाइल रिवर वैली, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी थी, चाइनीज, ठीक है, मानचू पैटर्न, ठीक। तो इस तरह से आपकी 4 सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी उस समय वर्ल्ड में। तो क्या इन चारों के बीच में ट्रेड होता था? हाँ जी बिल्कुल होता था। चाइनीज सिविलाइजेशन से ट्रेड के बारे में बहुत ज़्यादा एविडेंसेस तो नहीं है, ना ज़्यादा डिटेलिंग है, लेकिन बाकी के बीच में ट्रेडिंग होती थी, ठीक है। तो ये क्रॉस सिविलाइजेशन ट्रेडिंग के बारे में हमें जानना है। ये इंटर सिविलाइजेशन बिजनेस हो रहा है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस एस्पेक्ट है तो वो समझने वाली चीज़ें आपकी इसकी ओमानी कॉपर की, ठीक है। ओमान कहाँ है? इसको देख लो। आप सबने जो मैप देखा होगा तो आपने देखा होगा ये अरेबियन पेनिनसुला को जैसे दिखता है, और इसमें ये आपका सऊदी अरेबिया है, ये आपका यमन है, और ये आपका क्या है, ओमान है। यहाँ है आपका UAE, ठीक, और इसी का ही पार्ट है दुबई, ठीक है। इसके ऊपर इस जगह पर ये है बहरीन, ठीक, और ये आपका ऐसे दिखाई देता, और यहाँ पर है आपका क्या, ईरान। वर्ल्ड मैप को देखिए, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा, ठीक। अंडरस्टूड, समझ में आ गया। तो इस ओमान से यहाँ पर मौजूद आपकी इंडस रिवर के आसपास मौजूद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बीच में क्या होती थी, क्रॉस सिविलाइजेशन ट्रेडिंग होती थी। तो ये जो पर्शियन गल्फ का पानी है, अरब सी का एक एरिया है, इसको नाव के थ्रू और अलग अलग जो है शिप के थ्रू जो है ये लोग क्रॉस करके ये ट्रेडिंग और बिजनेस किया करते थे। हमें आज कैसे पता चला कि उस समय 3000 BC, आज से 5000 साल पहले ये बिजनेस होता था, हमें आज कैसे पता चला? तो देखो, हर सिविलाइजेशन की एक यूनिक एस्पेक्ट होती है, एक यूनिक चीज़ें होती हैं जो सिर्फ आपको उसी सिविलाइजेशन में ही मिलती हैं, वो सिविलाइजेशन की ईजाद है बेसिकली। तो अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इसकी एक ईजाद है, ये एक ऐसा बर्तन, एक ऐसा जार जो कि क्या है, ब्लैक कोटेड है। इसकी इमेज आपको आपके बुक में मिल जाएगी टॉपिक नंबर 6 के पास में, ठीक है। तो ये इस तरीके का बर्तन जो कि ब्लैक जार है और ऊपर से ब्लैक कोटिंग है इसमें,
ये इजाद थी, ये स्पेशलिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, ये सिर्फ यही बनना शुरू हुआ था। ठीक है, इसका मतलब क्या था, इसको बनाते इसलिए कि ऐसा कैसे थे, किस लिए ऐसा बनाते थे, तो इसका रीज़न ये था कि कोई भी आप उस समय कोई मेटल के बड़े बड़े बर्तन तो बनते नहीं थे। ठीक है, तो बेसिकली मिट्टी से, क्ले से आपकी ये सारे बर्तन बनाए जाते थे। लेकिन क्ले और मिट्टी की प्रॉपर्टी होती है कि वो पोरस होता है, उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसके थ्रू पानी हो, अंदर जो कुछ भी रखा हो, लिक्विड मटेरियल कुछ भी रखा हो, आपने स्टोर किया हो, वो क्या होता रहता है, इवेपोरेट होता रहता है, लीक होता रहता है। ठीक है, तो अब इतने दूर दूर ट्रेवल करके ले जाना है, इतने दूर दूर आपको सी को क्रॉस करके माल को लेके जाना है, पता चला 100 किलो आपने यहाँ से लेके निकले, जब तक वहाँ पहुँचे तब तक हो रहेगा 50 किलो, तो आपका लॉस हो गया। तो ये एक बेनिफिशियल वायबल बिजनेस नहीं होता था इस तरह से ट्रेड करना। तो यहाँ का ये स्पेशलिटी इन लोगों ने क्या बनाई, इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग करनी शुरू कर दी कार्बन की, जिससे होता क्या था कि ये जो पोरस छेद होते थे, रंध्र होते थे, ये जो पोरेसिटी होती थी आपके क्ले पॉट्स की, तो वो कवर हो जाते थे, वो ब्लॉक हो जाते थे, बंद हो जाते थे, तो अंदर जो कुछ भी रखा है वो इवेपोरेट या लीक नहीं होता था। तो इससे ये जो है ट्रेडिंग करते थे। ठीक, अच्छा, दूसरी चीज ओमान, ये तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्पेशलिटी है। ओमान में जो चीज़ बनती थी वो थी कॉपर, और उनके कॉपर की स्पेशलिटी क्या थी कि जब वो कॉपर को मेल्ट करते थे, स्मेल्ट करते थे, कॉपर सीधा सीधा तो नहीं है कि ज़मीन खोदा कॉपर निकालो और ऐसे भेज दिया, उसको प्योरीफाई करना, उसकी स्मेल्टिंग करनी होती है। ठीक है, क्लास 12 की आगे की जब इंडस्ट्रीज़ के लेक्चर्स पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, तब आप स्मेल्टिंग के प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डिटेल में समझेंगे। तो कॉपर का ओर निकाला जाता था, आग की बड़ी बड़ी भट्टियों में उसको स्मेल्ट किया जाता था, और उससे प्योर कॉपर को निकाला जाता था। लेकिन ओमानी कॉपर की स्पेशलिटी ये होती थी कि नेचुरली इस ओमानी कॉपर के अंदर निकल का प्रेजेंस होता था, जो कि उन लोगों को उस समय पता नहीं था। ठीक है, तो ये निकल का जो ये प्रेजेंस है, ये सिर्फ और सिर्फ ओमानी कॉपर में होता था। इंडिया के कॉपर में, राजस्थान के कॉपर में निकल का प्रेजेंस होता नहीं था। तो हमें एक्सकेवेशन के टाइम पर दोनों जगह एक्सकेवेशन हो रहे हैं, ओमान में भी और यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, तो दोनों जगह के एक्सकेवेशन में ओमान में हमें मिला क्या, ये बर्तन। ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकेवेशन हमें क्या मिला, ऐसा कॉपर जिसमें कि निकल की प्रेजेंस हो। अब ये तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के कॉपर में निकल की प्रेजेंस हो नहीं सकती, तो ऑब्वियसली ये जो निकला है कॉपर, ये आया होगा कहाँ से, ओमान से। क्लियर, अंडरस्टूड। और जो ओमान में हमें ये ब्लैक जार मिला है, ठीक है, ब्लैक कोटेड जो जार मिला है, ठीक है, ये कहाँ से आया होगा, ऑब्वियसली इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो ये सीधा लिंक कर दिया गया कि ओमान का कॉपर अगर यहाँ मिला है और यहाँ की चीज़ अगर वहाँ मिली है, तो निश्चित ही ये लोग आपस में ट्रेडिंग करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, और एक्सचेंज ऑफ गुड बार्टरिंग सिस्टम की वजह से ये मटेरियल वहाँ और वो मटेरियल यहाँ पर हमें प्रेजेंस मिलता है। इससे ये जो है क्रॉस सिविलाइजेशनल ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट प्रूव होता है। हेंस मूविंग अहेड, ओमानी कॉपर निकल वर्सेस ब्लैक कोटेड जार का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन चैप्टर 1, सो बी माइंडफुल। नेक्स्ट, मूविंग अहेड, लैंड ऑफ सीफेयरर्स। इसके अलावा आगे हम जब पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 7, देन वी गेट टू नो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट हम नहीं पढ़ सके, बट मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट हम पढ़ना जानते हैं। तो मेसोपोटामिया के इस एरिया से भी जो ट्रेडिंग होती थी, तो यहाँ के जो टेक्स्ट मिले हैं उसमें हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जिक्र मिलता है। उन लोगों ने यहाँ के रहने वालों को क्या कहा है, लैंड ऑफ सीफेयरर्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या वर्ड यूज किया है, दैट्स द लैंड ऑफ सीफेयरर, ये समुद्र यात्रियों का देश है। ठीक है, और इसके लिए एक वो वर्ड यूज करते हैं जिस वर्ड को कहते हैं क्या, मेलुहा, MELUHA, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मेलुहा। ठीक है, तो ये वर्ड जो है इनके लिए वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब कुछ होमवर्क के लिए कि व्हाट इज मगान, मगान क्या है, MAGAN, दिलमुन क्या है, DILMUN, एंड हजाबर्ड, HAJABIRD, हजाबर्ड। ये जो वर्ड्स हैं ये ऑब्वियसली आपके मेसोपोटामियन कल्चर में यूज किए गए, लेकिन किन चीजों के लिए ये वर्ड का यूज किया गया, मगान, दिलमुन एंड हजाबर्ड, ये आपको पता करना है, दैट्स अ होमवर्क। और इस तरह से आपका टॉपिक नंबर 5 एंड टॉपिक नंबर 6 कवर होता है।
नेक्स्ट हम टॉपिक नंबर 7, 8 और 9 ले रहे होंगे, देन 10 और 11, और इस तरह से आपका चैप्टर जो है 2 और लेक्चर्स में फिनिश हो जाएगा। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन। और अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी का कोई सवाल हो, तो ऑब्वियसली माय व्हाट्सएप इज़ ओपन फॉर ऑल, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैक्सिमम 24 आवर्स में आपको उसका रिजोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।